Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 15 of the course of Basic Electronics. In today's lecture, we are going to study few terminologies related to MOSFETs, and later on we will be discussing and solving numericals related to MOSFETs. We will be doing the DC analysis of MOSFET, for which I will be explaining the details later in the lecture. Okay, so today we are going to see the MOSFET terminologies, and we will see the definition of threshold voltage. If you can recall, we have already seen the definition of this voltage. हमने किया ये था कि इन प्रीवियस स्लाइड सोर्स टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया था, ड्रेन टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया था, फिर गेट के ऊपर एक स्मॉल सा वोल्टेज अप्लाई किया था पॉजिटिव, और हमने देखा था कि चैनल उस वक्त नहीं बन रहा था. वी कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग द गेट वोल्टेज, और फिर पता चला था किसी खास गेट वोल्टेज के ऊपर चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गई थी जो सोर्स और ड्रेन को आपस में जोड़ रही थी. देन वी सेट कि वो स्मॉलेस्ट गेट वोल्टेज जिसके ऊपर चैनल बन जाए सोर्स और ड्रेन के दरमियान, दैट गेट वोल्टेज इज कॉल्ड एज द threshold voltage. So it is actually the minimum value of gate voltage required to form a conducting channel between the source and the drain terminals. Please note that it is represented by the symbol Vt, where T will be in subscript and in small letters. अच्छा, inversion layer के ऊपर आते हैं. This is a new thing. If you can recall that an N MOSFET has P type material as acting as its substrate. उसका जो P मटीरियल होता है वो सबस्ट्रेट होता है NMOS का, और जो सोर्स एंड द ड्रेन टर्मिनल्स आर ऑफ द N टाइप मटीरियल. What happens is when we create the channel, what we do, this region which was actually a part of the P type material gets converted into a negative electron, a negative electronic channel. ऐसे ही होता है ना कि पहले जो ये मटेरियल होता है वो पी सबस्ट्रेट का हिस्सा होता है ये पूरा, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द गेट वोल्टेज व्हाट हैपेंस इज कि ये रीजन एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन में कन्वर्ट हो जाता है. इट नो मोर रिमेन्स एज अ पी रीजन, इट कन्वर्ट्स इनटू अ रीजन हैविंग abundance ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट वी से इज कि चूंकि चैनल जो है वो इस वजह से बना कि आपने सबस्ट्रेट की पोलैरिटी को P से उठा के N टाइप बना दिया, इस वजह से चैनल का दूसरा नाम इन्वर्जन लेयर भी है. ठीक है. सिमिलरली अगर आपके पास PMOS होता तो ये रीजन आपका क्या होता, ये रीजन आपका N टाइप रीजन होता, ये आपका P रीजन होता, ये आपका P रीजन होता. तो उसकी क्या डेफिनेशन होती, ऐसी ही होती कि उसमें N रीजन तो आपका ये पूरा होता ही होता, आप इस वाले हिस्से को इन्वर्ट कराते और P टाइप में कन्वर्ट कर देते. क्यों? क्योंकि जो चैनल बनता वो सोर्स और ड्रेन के दरमियान होल्स का बनता बेसिकली. ठीक है. तो आप कहते कि चूंकि सबस्ट्रेट की पोलैरिटी को N से इन्वर्ट करके P टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो चूंकि चैनल इन्वर्जन करने के बाद बना है, N मटेरियल को इन्वर्ट करके N P टाइप का आपका चैनल बना है, तो इस वजह से चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्जन लेयर. NMOS में P सबस्ट्रेट को इन्वर्ट करके आप यहाँ N रीजन लेकर आ जाते हैं, जबकि PMOS में N रीजन को इन्वर्ट करके आप यहाँ पे होल्स का या P रीजन लेकर आते हैं. तो आप आराम से कह सकते हैं कि सिंस द चैनल इज क्रिएटेड बाय इन्वर्टिंग द पोलैरिटी ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम P टू N इन NMOS, P से N में चला जाएगा NMOS में, और N से P में चला जाएगा PMOS में. सो अनदर नेम फॉर चैनल इज ऑल्सो द इन्वर्जन लेयर. चैनल को इन्वर्जन लेयर भी कहते हैं. ठीक है. ओवरड्राइव वोल्टेज. Before I actually explain what is overdrive voltage, this equation will explain you the major thing. होता क्या है कि आप MOSFET के ऊपर अगर गेट वोल्टेज अप्लाई करें तो गेट वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डिफरेंस, क्योंकि देखें ये चीज़ जो है वो कहलाता है ओवरड्राइव वोल्टेज.
यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या कर रहा होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो आपका बेसिकली इट वाज फॉर्मिंग द चैनल, इसका जो काम था वो चैनल फॉर्म करना था. Above the threshold voltage, whatever voltage you are actually applying is actually increasing the depth of the channel. ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर आप जितना भी गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो चैनल की डेप्थ को बढ़ा रहा होता है. तो गेट वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो नेट डिफरेंस है वो एक्चुअली में ओवरड्राइव वोल्टेज कहलाता है. उसका दूसरा नाम क्या है, एक्सिस गेट वोल्टेज कहलाता है. एंड इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द इफेक्टिव गेट वोल्टेज. ठीक है, तो ओवरड्राइव वोल्टेज के ये तीन नाम हैं. इन तीनों नामों से ओवरड्राइव वोल्टेज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द सिंबल यूज फॉर द ओवरड्राइव वोल्टेज इज बेस्ड ऑन दिस टर्म ओवरड्राइव. VOV से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द VGS एंड VT. अच्छा, दिस टर्म ऑक्साइड कैपेसिटेंस, we studied this term when we were studying the current equation of the MOSFET. मैंने COX का जिक्र किया था and I said कि हम इसको आगे की lectures में देखेंगे. So here it is. What is oxide capacitance? Please note that in case of NMOS, मैं सिर्फ पहले NMOS की example लूँगी. We keep the source grounded, we keep the drain grounded for simplicity at this point. होता क्या है, देखें, you already know that in between the source and the drain terminal we have the dielectric layer SiO2. SiO2 की लेयर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर का काम कर रही होती है गेट के ऊपर. इस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे होते हैं गेट पे NMOS के अंदर, वो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर आपको आइडिया हो तो. बीच में आ गया आपका डाइलेक्ट्रिक. ऊपर से जो गेट वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वो है बेसिकली पॉजिटिव गेट वोल्टेज. वो पॉजिटिव कैसे है कि जो टर्मिनल, एक देखिए ये पॉजिटिव लाइन है, दूसरी ये नेगेटिव लाइन है, जो लाइन आके गेट के टर्मिनल से मैच टच कर रही है वो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं. तो चूंकि पॉजिटिव वाली वायर को आपने लाके कनेक्ट किया हुआ है गेट से, तो इसका मतलब है द वोल्टेज दैट यू आर अप्लाइंग ऑन द गेट इज द पॉजिटिव वोल्टेज. तो पता ये चल रहा है कि बीच में मौजूद है डाइलेक्ट्रिक ऑक्साइड की लेयर SiO2. ऊपर जो गेट पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव नेचर का है, जिसकी, और ये आपको पता है यहाँ पे मेटल बिछा हुआ होता है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी. तो गेट पे जब पॉजिटिव दिया तो ये इसने पॉजिटिव प्लेट का काम करना शुरू कर दिया. सिमिलरली जो चैनल बनता है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये पूरी जो चैनल है, ये पूरा चैनल इट सर्व्स एज द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो अब आपके पास बीच में मौजूद हो गया इंसुलेटर SiO2, ऊपर बन गई मेटल की एक लेयर जिसके ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, इट सर्व्स एज द पॉजिटिव प्लेट एंड द चैनल सर्व्स एज द नेगेटिव प्लेट. तो इनसाइड द MOSFET a capacitive effect is itself developed. MOSFET के अंदर, MOSFET actually itself was not a capacitor, but somehow because of the presence of different types of charges and because of the presence of the insulator at the gate, it is depicting or mimicking capacitive behavior. ठीक है, ये क्या कर रहा है कि capacitive effect को शो कर रहा है. ठीक है, हकीकतन यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं था. तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि कैपेसिटर यहाँ पे है, जो कि हकीकत में अपनी जगह पर लगा हुआ ना हो लेकिन उसका अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो. जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है लेकिन कैपेसिटिव अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कैपेसिटिव जैसा कैपेसिटिव बिहेवियर डेवलप हो रहा है. तो ऐसी रियल कैपेसिटेंस नहीं होती, ये चीज़ रियल कैपेसिटेंस नहीं है. इस चीज़ को कहते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस, कि हकीकत में वो कंपोनेंट तो लगा नहीं है लेकिन उसका बिहेवियर खुद ब खुद से प्रोड्यूस हो रहा है या उसका अफेक्ट खुद ब खुद से जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये चीज़ कहलाता है पैरासिटिक कैपेसिटेंस. इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आप लोगों ने शायद कनेक्टिंग लीड्स इस्तेमाल की होंगी अपने किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. कनेक्टिंग लीड्स की बहुत बारीक बारीक सी वायर होती हैं और एज सच हम कभी कंसिडर करते ही नहीं है कि उन वायर्स के अंदर कोई रेजिस्टेंस है. लेकिन क्या मैं कह सकती हूँ कि उन वायर्स की रेजिस्टेंस ज़ीरो है? नो, 0.0001 ओम या 10 मिली ओम कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस होगी ज़रूर. तो उन वायर्स के अंदर
वो वायर्स हकीकतन में दे आर नॉट रेजिस्टर्स, वो रेजिस्टर्स तो नहीं है, बट दे इनसाइड द वायर्स अ रेजिस्टिव इफेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड। तो उनकी जो रेजिस्टेंस होगी उन वायर्स की वो पैरासिटिक रेजिस्टेंस कहलाएगी, कि वो वायर्स बताते खुद दे आर नॉट रेजिस्टर्स बट दे हैव रेजिस्टिव इफेक्ट, they have resistance available or they are mimicking resistive behavior. So this means कि उनकी जो resistance है वो parasitic resistance कहलाएगी. In a similar manner capacitor जो यहाँ लगा हुआ नहीं था but its behavior was being produced is called as the parasitic capacitance. तो MOSFET में ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से ये जो कैपेसिटेंस बन रही है, इस कैपेसिटेंस का नाम है ऑक्साइड कैपेसिटेंस, ठीक है, लेकिन ये एक पैरासिटिक इफेक्ट है। पैरासिटिक का मतलब है कि कैपेसिटर था नहीं, उसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस कैपेसिटेंस को ऑक्साइड कैपेसिटेंस का नाम दिया गया, पैरासिटिक कैपेसिटेंस इसलिए नहीं कहा गया कि अभी तो आप बहुत फर्स्ट ईयर लेवल पे पढ़ रहे हैं, जब मास्टर्स वगैरह लेवल पे जाएंगे या मे बी शायद फाइनल ईयर में भी हो आपके ये, तो आपको पता चलेगा मॉसफेट के अंदर एक नहीं कई पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस डेवलप हो रही हैं। तो अब एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस होती है ना, तो हम उसको कह देते हैं हाँ भाई कि मॉसफेट की पैरासिटिक कैपेसिटेंस ये है। मॉसफेट के अंदर 5-6 तरह की पैरासिटिक कैपेसिटेंस डेवलप हो रही होंगी, ठीक है। तो उन सब को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस है इस वाली का नाम है ऑक्साइड कैपेसिटेंस, ठीक है। there will be multiple parasitic capacitances available in the MOSFET as you will go into more detail of the structure of the MOSFET when you will be going to later classes। लेकिन इस वक्त हमें इतना पता होना चाहिए कि ऑक्साइड की कैपेसिटेंस एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंसुलेटर एट द गेट टर्मिनल ऑफ द MOSFET, I'm sorry, ठीक है। It is represented with the symbol COX. There are two more terms relevant to the MOSFET. One is called as channel length modulation, other is called as body effect. दोनों चीज़ें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट आपने इसको गो थ्रू करना है। हाफ पेज होगा सेड्रा के अंदर इन दोनों के ऊपर, होपफुली आपने ये खुद से पढ़ना है। देन आई विल बी आस्किंग इन सम क्लास एंड विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, और हो सकता है मैं एक्सप्लेन ना भी करूं, ठीक है। तो ये आपने खुद से पढ़ के रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ MOSFET। प्लीज नोट दैट दीज आर DC एनालिसिस ऑफ द MOSFET। DC एनालिसिस का मतलब ये है कि द वोल्टेजेस विच आर बीइंग प्रोवाइडेड एट द टर्मिनल्स ऑफ द MOSFET आर फिक्स्ड वोल्टेजेस, कॉन्स्टेंट वोल्टेजेस। यहाँ पे कोई AC वोल्टेज अप्लाई नहीं किया होगा, कोई साइन वेव नहीं होगी, कोई स्क्वायर वेव नहीं होगी, कोई ट्रायंगुलर वेव नहीं होगी, बल्कि जो वोल्टेजेस जिससे हम इन MOSFETs को ऑपरेट करा रहे होंगे दे विल बी कांस्टेंट इन नेचर, दे विल बी DC वोल्टेजेस, ठीक है। अच्छा, जब हम DC वोल्टेज MOSFET पे अप्लाई करेंगे तो लेट अस सो दिस एनालिसिस विल बी कॉल्ड एज द DC एनालिसिस ऑफ द MOSFET, क्योंकि जो वोल्टेजेस अप्लाइड थे वो DC थे, तो एनालिसिस DC एनालिसिस कहलाती है। अच्छा, बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट द सोल्यूशन कि ये क्या मांग रहे हैं और क्या क्वेश्चन है, लेट अस लुक एट दिस सर्किट। इसका इन न्यूमेरिकल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। लुक एट द सिंबल ऑफ द MOSFET फर्स्ट ऑफ ऑल। The voltage, this is actually the drain terminal and it can be distinguished from the source terminal with the help of the arrowhead, because there is always an arrowhead present on the source terminal। ये बात सबको पता होगी कि MOSFET के सिंबल में जो सोर्स टर्मिनल होता है एरोहेड उस पर मौजूद होता है। सो आई कैन easily say that this is the source terminal, this is the gate terminal and this is the drain terminal। Voltage directly appearing on the drain is called as the drain voltage। Voltage directly appearing at the gate is called as the gate voltage, and voltage directly appearing on the source is called as the source voltage। If there is no resistance present over here like this, इस सर्किट को देखें ज़रा, यहाँ पे इसका ड्रेन वोल्टेज है, बीच में लगा हुआ है रेजिस्टर, फिर ये एक लगी हुई है सप्लाई 2.5 वोल्ट की। तो चूँकि दिस रेजिस्टर इज प्रेजेंट इन बिटवीन, तो दिस इज एक्चुअली द सप्लाई वोल्टेज नॉट द ड्रेन वोल्टेज। ड्रेन वोल्टेज की कुछ वैल्यू आएगी जो डायरेक्टली ड्रेन पे अपीयर हो रही होगी।
ये वोल्टेज 2.5 वोल्ट ड्रेन वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है? बीच में ये रेजिस्टर लगा हुआ है, 2.5 का कुछ हिस्सा इस रेजिस्टर में ड्रॉप होगा, जो यहाँ पहुँचेगा वो ड्रेन वोल्टेज होगा। लेकिन अगर बीच में कोई रेजिस्टर लगा हुआ ना होता, रेजिस्टर ना होता, तो यही जो सप्लाई वोल्टेज है यही मेरा ड्रेन वोल्टेज होता। ठीक है। सिमिलरली अगर सोर्स वोल्टेज की मैं बात करूं तो देखिए सोर्स टर्मिनल के साइड के ऊपर भी एक नेगेटिव सप्लाई कनेक्टेड नज़र आ रही है, फाइन। अगर ये रेजिस्टर बीच में मौजूद है तो ये सप्लाई वोल्टेज जो सोर्स की साइड पे नज़र आ रही है, ये सोर्स वोल्टेज नहीं है, सोर्स की साइड बोल रही हूँ मैं, जो सोर्स की साइड पे मुझे नज़र आ रही है ये और सोर्स वोल्टेज ये दोनों डिफरेंट हैं। सोर्स वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज अपियर हो रहा होगा वो होगा, ये सोर्स की साइड पे अप्लाई किया वाला वोल्टेज है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस रेजिस्टर दे बोथ आर नॉट सेम। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि RS रेजिस्टेंस बीच में मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा? देन दिस वोल्टेज सोर्स वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज अप्लाइड ऑन द सोर्स साइड विल बोथ बी सेम। जाहिर है जब बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यही VS माइनस 2.5 होगा। ठीक है। तो अब नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस सर्किट। The gate voltage can be obtained directly from the circuit because I can see a ground connected at the gate terminal. कोई रजिस्टर लगा हुआ गेट पे नज़र नहीं आ रहा, गेट डायरेक्टली मुझे ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये तो मुझे पता चल गया कि दैट द गेट वोल्टेज इज 0। ड्रेन का वोल्टेज नज़र नहीं आ रहा, बीच में एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, 2.5 वोल्ट की सप्लाई नज़र आ रही है। इट मीन्स दैट यहाँ इस ब्रांच में जो ड्रेन का वोल्टेज है वो मुझे फाइंड करना है। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, वी विल सी। सिमिलरली ऑन दिस साइड VS वोल्टेज मुझे देखना होगा, फाइंड करना होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लगी है। ये माइनस 2.5 जब वो सोर्स का वोल्टेज नहीं है, आई विल हैव टू फाइंड इट, मे बी इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, ये बात याद रखने की है कि गेट का करंट जो है वो हमेशा 0 रहेगा फॉर ऑल द मॉसफेट्स ड्यूरिंग द DC एनालिसिस। जो ड्रेन साइड से करंट गुजर रहा होगा उसका नाम भी ID होगा, जो सोर्स साइड से करंट गुजर रहा होगा उसका नाम भी ID होगा, और ये दोनों करंट सेम ही होंगे, ID ड्रेन करंट ऑफ द मॉसफेट। ये बात हमें पता है कि मॉसफेट में ड्रेन और सोर्स करंट बराबर होते हैं। ठीक है। तो इस ब्रांच से भी जो करंट जा रहा होगा ID है, इस ब्रांच से भी जो कोई करंट जा रहा होगा ID है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। Design the circuit so the transistor operates at ID equal to 0.4 milliampere and VD equal to 0.5। सबसे पहली बात, जब कभी भी डिज़ाइन का वर्ड आता है तो इसका मतलब है यू विल बी गिवन अ सर्किट, आपको सर्किट पूरा बना बनाया मिलेगा, उसमें जो रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं वो आपको चूज़ करनी अगर होंगी तो उस सर्किट में उस प्रॉब्लम में लिखा होगा कि डिज़ाइन द सर्किट। डिज़ाइन का आसान अल्फाज में मतलब ये है दैट अ सर्किट विल बी गिवन बट द रजिस्टर वैल्यूज़ विल बी will not be given and you will have to identify the values of the resistors. So whenever you have to find the value of resistors of any circuit you will be asked to design the circuit। आपसे कहा जाएगा सर्किट को डिज़ाइन करें। क्या कहा गया है कि ऐसा डिज़ाइन करें कि करंट उसका ID 0.4 मिली एम्पेयर आ रहा हो और उसका जो ड्रेन वोल्टेज है वो 0.5 आ रहा हो। तो करंट्स और उन्होंने वोल्टेज ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू बता दी। कह रहे हैं NMOS ट्रांजिस्टर है ये, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7, μ1 COX की वैल्यू 100 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर है, L 1 माइक्रोमीटर गिवन है, W 32 माइक्रोमीटर गिवन है। निगलेक्ट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को कह रहे हैं निगलेक्ट करें। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस मैं ज़रा इसको बता दूं कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का रफली मतलब क्या होता है। देखें, मॉसफेट में अभी तक आपने स्टडी किया था कि जब मॉसफेट सैचुरेशन में जाता है तो उसका जो करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये मॉसफेट का आइडियल बिहेवियर आप स्टडी कर रहे हैं कि आपने कह दिया कि वंस द सैचुरेशन रीजन स्टार्ट्स द मॉसफेट रिटेन्स द करंट दैट इट हैड एट द पिंच ऑफ पॉइंट। इसका मतलब यही हुआ कि आपने सैचुरेशन में करंट कांस्टेंट किया हुआ है। हकीकत में जब आप और डीप डाउन मॉसफेट की एग्जैक्ट एनालिसिस पे जाते हैं, बहुत सेंसिटिविटी के साथ मॉसफेट के सर्किट को एवेलुएट करते हैं, तो पता चलता है कि सैचुरेशन में भी जो मॉसफेट का करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, बहुत मिनिमली, लेकिन वो बढ़ ज़रूर रहा है। तो
अगर मैं मॉसफेट को कंसीडर कर लूँ कि वो सैचुरेशन में अपना करंट कांस्टेंट रख रहा है, उसका करंट नहीं बढ़ रहा, तो मैं एक लाइन यूज़ करती हूँ। इसका मतलब है कि मैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को निगलेक्ट कर रही हूँ। क्योंकि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चैनल की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है और वो चेंज होके मॉसफेट के सैचुरेशन के करंट को अफेक्ट कर रही है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन रीजन में आम हालात में कांस्टेंट करंट कंडक्ट करता है, जो हमने अभी तक पढ़ा है। लेकिन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का टॉपिक जब आप पढ़ते तो आपको पता चलता कि सैचुरेशन में जिस करंट को आपने कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ है वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन बढ़ रहा होगा, पता चल गया बढ़ रहा होगा। तो अगर मैं इस अफेक्ट को कंसीडर करूं कि करंट बढ़ रहा है तो ये चीज़ कहलाएगी कि उसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन है। अगर मैं ये कंसीडर करूं कि उसका करंट नहीं बढ़ रहा तो मैं कहूँगी कि चैनल लेंथ का मॉड्यूलेशन अफेक्ट मैंने इस वक्त निगलेक्ट किया हुआ है। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो इस स्टेज पे आपको मिलेंगे उसमें ये बड़ा क्लियर लिखा होगा कि सैचुरेशन में करंट को कांस्टेंट तस्वुर करें, कांस्टेंट कंसीडर करें, यानी कि चैनल लेंथ के अफेक्ट मॉड्यूलेशन के अफेक्ट को निगलेक्ट कर दें। निगलेक्ट का मतलब ये है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, योर करंट विल रिमेन कांस्टेंट इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अगर लिखा होता कंसीडर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट तो इसका मतलब होता कि आपने सैचुरेशन रीजन में बढ़ने वाले करंट को कंसीडर करना है, यहाँ कंसीडर नहीं करना। अच्छा, अब एक्चुअल पिक्चर इनफैक्ट फॉर दिस सर्किट इज़ वेरी इजी। ठीक है, आपने सबसे पहले करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डी एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आर एस। डिज़ाइन का मतलब यही है। यहाँ बहुत आराम से ओम्स लॉ लग जाएगा। ओम्स लॉ लगेगा तो होगा क्या, क्या मैं कह सकती हूँ 2.5 और -2.5 जो दो सप्लाई हैं अलोंग दिस लाइन वोल्टेज रिड्यूस हो रहा होगा। 2.5 में से इस आरडी में कुछ ड्रॉप हो रहा होगा, फिर इस मॉसफेट में कुछ ड्रॉप हो रहा होगा, फिर इस आरएस में कुछ ड्रॉप हो रहा होगा, तो इज इक्वल टू एंड में -2.5 बच रहा होगा। वर्टिकली अलोंग दिस वर्टिकल लाइन आपका वोल्टेज रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओम्स लॉ मैं कैसे लगाऊंगी, 2.5 माइनस वी डिवाइडेड बाय आर डी इज इक्वल टू आई डी, ऐसे ही होगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने कह दिया है कि सारा जो डाटा के टर्म्स हैं वो आप कलेक्ट करके यहाँ डाटा बना लीजिएगा, वो मैंने दोबारा ये सारा काम नहीं किया। अब मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा कि वी की वैल्यू 0.5 है, आई की वैल्यू 0.4 मिली एम्पेयर है। ओम्स लॉ लगा लूँ तो 2.5 माइनस वी डी, 2.5 माइनस वी डी डिवाइड बाय आई डी। मुझे आई की भी वैल्यू पता है, मुझे वी की भी वैल्यू पता है। मैंने पुट की, वी डी 0.5 पुट किया, आई डी 0.4 मिली एम्पेयर पुट किया, आर डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 किलो ओम। आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नाउ वी आर रिमेन्ड विद द कैलकुलेशन ऑफ आर एस। आर एस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ओम्स लॉ लगाऊंगी। मैं कहूँगी वी एस माइनस 2.5 डिवाइड बाय आर एस इज इक्वल टू आई डी। ओम्स लॉ के तहत कि वी एस में से ये ड्रॉप निकालूं, आर एस से डिवाइड करूं, वो करंट आई डी के बराबर होगा। मुझे आई डी पता है, -2.5 पता है, लेकिन ना मुझे वी एस पता है ना मुझे आर एस पता है। सो हेयर कम्स द एक्चुअल चैलेंज। मुझे पहले किसी तरह से वी एस फाइंड करना होगा। जब मेरे पास वी एस होगा तो मैं वी एस -2.5 डिवाइड बाई आर एस इज इक्वल टू आई डी करूँगी। आई डी की वैल्यू मेरे पास नोन होगी, वी एस नोन होगा, एक अननोन या आर एस होगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। बट द थिंग इज वी डू नॉट हैव दिस वी एस राइट नाउ। लेट अस सी हाउ कैन वी ऑब्टेन इट। अच्छा भाई, वी एस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कुछ लॉजिक लगानी होगी। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मॉसफेट के अंदर वी एस किस टर्म में आता है, किस फॉर्मूला में आता है। मुझे पता है मॉसफेट के अंदर वी एस आता है, इट कम्स इन द करंट इक्वेशंस where I have VGS and I also have the term VDS. In both these terms the source voltage is present. So first of all, the first thing I know is that I need current equations. I need to use current equations in order to find VS. मुझे पहली चीज़ पता चल गई, current equations मुझे यूज़ करनी है if I want to find VDS. But again there is a question, which current equation should I use?
मैं कौन सी यूज़ करूँ? शुड आई यूज़ द करंट इक्वेशन ऑफ ट्रायोड और शुड आई यूज़ द करंट इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन? सो my first step now will be to find the mode of operation. मैं मोड फाइंड करने की कोशिश करूं ताकि ये पता लगा सकूं कि मैंने कौन सी करंट की इक्वेशन यूज़ करनी है। जब करंट की इक्वेशन मैं यूज़ करूंगी उसमें Vs का टर्म आएगा, उसमें से Vs फाइंड कर लूँगी। वो कैसे देखते हैं। और करंट की इक्वेशन के लिए है वी डिड नॉट नो विच करंट इक्वेशन टू बी यूज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द मोड टू सी विच करंट इक्वेशन इज टू बी यूज. Whenever I have to find the mode of operation, I never place a symbol over here at first because I don't know कि कौन सी साइड ग्रेटर या स्मॉलर आने वाली है. ठीक है. What I do is I calculate the left hand side and I calculate the right hand side, and at the end I compare which side is greater. जो साइड ग्रेटर होती है उसकी तरफ आपको पता है ओपन वाला माउथ आता है, और जो साइड स्मॉल होती है इसकी तरफ ये टिप आती है. ये तो शायद सबको पता ही होगा. फिर यही साइन ऊपर आप आगे जाके रेप्लिकेट कर दीजिएगा सबके अंदर. ये लगाना है, मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं लगाया. अच्छा, मैंने क्या किया, इस साइड पे लिखा VDS, इस साइड पे लिखा VGS माइनस VT. प्लीज़ नोट कि ये ना सैचुरेशन की इक्वेशन है, ना ये ट्रायोड की इक्वेशन है, ना ये पिंच ऑफ की इक्वेशन है. मुझे पता है कि मोड फाइंड करते वक्त मुझे VDS कैलकुलेट करना होता है और VGS माइनस VT कैलकुलेट करना होता है. आई विल कैलकुलेट बोथ साइड्स, और जो साइड बड़ी होगी उसकी तरफ मैं ओपन कर दूंगी उसका माउथ, और फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगर ये साइड बड़ी है तो मोड क्या होगा, ये साइड बड़ी है तो मोड क्या होगा, इक्वल है तो मोड क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा. अच्छा, मैंने जब इसको एक्सपेंड किया, VDS को एक्सपेंड किया तो VD माइनस VS आ गया, VGS को एक्सपेंड किया VG माइनस VS आ गया, माइनस VT. माइनस VS दोनों साइड से कैंसिल हो गया. तो मुझे जो VS की वैल्यू मालूम नहीं थी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों साइड से माइनस VS निकाल के कैंसिल आउट कर दिया. गेट वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सर्किट. ये रहा है, ये 0, थ्रेशोल्ड की वैल्यू आ गई 0.7, तो 0 माइनस 0.7 माइनस 0.7 आ गया. द वैल्यू ऑफ द ड्रेन वोल्टेज वॉज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट वॉज 0.5. ये मैंने यहाँ लिख दी. सो नाउ आई सी दैट VDS इज एक्चुअली ग्रेटर देन VGS माइनस VT. चूँकि ये एनमॉस्फेट है, इसके लिए ये कंडीशन जो है वो सैचुरेशन रीजन को इंडिकेट करती है, तो आपका सैचुरेशन रीजन आ गया. वन मोर थिंग इज़, यहाँ पे जितने भी VDS या VGS या जो VT लिखे हैं, V के साथ जो सारी चीज़ें हैं वो सबस्क्रिप्ट में लिखी हैं. इट वॉज एक्चुअली टेकिंग टू लॉन्ग फॉर मी टू कन्वर्ट ऑल दी सिम्बल्स इनटू सबस्क्रिप्ट, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है. DS भी सबस्क्रिप्ट में होगा, GS भी सबस्क्रिप्ट में होगा, ये T भी सबस्क्रिप्ट में है. ठीक है. अच्छा, मॉसफेट आपका आ गया सैचुरेशन रीजन में. सो आई स्टार्टेड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन रीजन. Most of the things are known, so I can put in the values. ID current was given as 0.4, 1/2 as it is आ गया. Mu and COX was already given as 100 micro, मैंने इसको इसके साथ लिखा. W value was already given as 32 micro. L value was 1 micro. I usually put all the values along with the units. ये जो माइक्रो का या मिली का फैक्टर आ रहा होता है, इसको मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करती. I put all the values in the calculator and I let the calculator solve for me. ठीक है. तो जो 100 के साथ 10 की पावर -6 है वो भी मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगी. 32 माइक्रोमीटर ये भी पुट करूँगी. 1 माइक्रोमीटर मैं ये भी पुट करूँगी. VGS में से मुझे VS चाहिए, मैं भी बताती हूँ. VT जो है वो 0.7 था, मैंने पुट कर दिया. प्लीज़ नोट कि ये जो फॉर्मूला है, जो कि सैचुरेशन रीजन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आगे जाके इस्तेमाल होगा कभी कभी गेट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कभी कभी सोर्स वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो चाहे आपको गेट फाइंड करना हो या सोर्स फाइंड करना हो, नेवर ओपन इट अंटिल यू गेट द फाइनल वैल्यू. मतलब ये कि VGS है, मैं इस वक्त इसमें VG पुट कर दूं और मैं सिर्फ VS छोड़ दूं और मैं कहूँ फिर मैं सॉल्व कर लूँ, VS निकाल लूँ. दैट विल नॉट बी फीजिबल. ठीक है. चाहे इस पूरे में से आपको VS फाइंड करना हो तो आप इसको VG माइनस VS करके VG की वैल्यू पुट मत कीजिएगा. सिमिलरली अगर आपको उसमें से VG फाइंड करना हो और VS आपको पता हो तो VG माइनस VS करके VS की वैल्यू पुट मत कीजिएगा.
एंड तक आपने इसको एक ही टर्म रखना है। VGS क्यों रखना है मैं भी ये बताती हूँ। सबको इस वाली साइड को आपने सॉल्व वोल्व किया, आपके पास VGS माइनस 0.7 का स्क्वायर आ गया 0.25। ठीक है, स्क्वायर लिया हटाया तो इसके दो रूट्स निकल आए प्लस माइनस 0.5। VGS माइनस 0.7 एक दफ़ा प्लस 0.5 से लिखेंगे, VGS माइनस 0.7 एक दफ़ा माइनस 0.5 से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने माइनस 0.5 से ले लिया, एक दफ़ा मैंने माइनस 0.5 से लिया। एक आंसर आ गया मेरे पास VGS का 0.2, एक आंसर आ गया मेरे पास VGS का 1.2। प्लीज़ नोट कि अगर मैं VG या VS की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देती तो एंड में मुझे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता कि इनमें से कौन सी वैल्यू को मुझे रखना है। क्यों? बिकॉज नाउ आई हैव टू वैल्यूज ऑफ VGS अवेलेबल फॉर द सेम सर्किट, ओनली वन ऑफ देम विल बी करेक्ट and I have to identify that one, and this can be done by comparing the given comparing the available VGS values with the threshold voltage. The value of VGS which is smaller than the threshold voltage indicates that this VGS is not correct. दोबारा से देख लें, दो VGS की वैल्यूज़ आपको मिल गई। वो VGS जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि ये VGS गलत है, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम वाली VGS पे तो MOSFET ऑन ही नहीं हुआ होगा। So we select that value of VGS which is greater than the given threshold voltage. थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका 0.7 है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1.2। अब अगर मैंने इसको खाली VS के फॉर्म में ले लिया होता तो सोर्स वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कंपेयर नहीं किया जाता, खाली गेट वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कंपेयर नहीं किया जाता, पूरे के पूरे VGS को हमेशा थ्रेशोल्ड से कंपेयर किया जाता है। सो इट इज़ नेसेसरी कि एंड तक अपनी कैलकुलेशन में आप VG और S को ब्रेकअप ना करें, VGS की कंप्लीट वैल्यू निकालें, एंड में फिर VGS की वैल्यू को थ्रेशोल्ड से कंपेयर करें। सो आफ्टर कंपैरिजन व्हाट वी डू, वी नेग्लेक्ट VGS इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। इसको मैंने निगलेक्ट करा क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम है। मेरी VGS की वैल्यू आ गई है 1.2। नाउ द न्यूमेरिकल इज ईजी अहेड। इसको अब मैंने ब्रेक कर लिया, VG माइनस VS 1.2, VG वॉज 0, इट वॉज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। मुझे VS की वैल्यू मिल गई माइनस 1.2 वोल्ट। ओके, जब मुझे VS की वैल्यू मिल गई, अब अगला काम सिंपल सा था, मुझे यहाँ पे ओम्स लॉ लगाना था। मैंने कहा VS माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू ID। यही मैंने लिखा है, VS माइनस 2.5 डिवाइड बाय RS इज इक्वल टू ID। VS की वैल्यू मैंने पुट कर दी माइनस 1.2 और ये माइनस माइनस प्लस 2.5 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लें पॉइंट। अच्छा, ID को यहाँ क्रॉस कर दिया, RS मुझे चाहिए, RS की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई। सो दिस इज हाउ वी डू दिस न्यूमेरिकल। So now we are going to start numerical number 2. अच्छा, in the previous numerical I wrote few details with the green ink. That green detail is not part of the numerical. वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। बाकी सब कुछ जो है वो जो लिखा हुआ है वो MOSFET के सोल्यूशन का पार्ट है, बट whatever written in green in the numericals of the MOSFET is not part of the numerical, but is just written for your understanding. Okay, so we are again here given this circuit, and we are asked to design the circuit. It means we again have to find the value of this resistor. We have to design the circuit such that it gives me this current कि ID वो मुझे जो दे वो 20 माइक्रो एम्पेयर दे दे। कह रहे हैं R की वैल्यू फाइंड करें और कह रहे हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VD भी फाइंड कर लें। इन्होंने यहाँ लिखा तो है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फाइंड करें, लेकिन सिंबल उसको VD का दिया है। इसलिए दिया है कि यहाँ पे मैं चाहे VD ले लूँ या VDS लिख दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है। VDS क्या होगा, VD माइनस VS, VS ज़ीरो है तो जो VDS होगा वही VD की भी वैल्यू होगी। इन्होंने ये तो कहा है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फाइंड करें, बट इट कैन रिप्रेजेंटेड बाय बोथ VD और VDS। इन्होंने NMOS ट्रांजिस्टर के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू दे दी है, μ1 COX दे दिया है,
L की वैल्यू दे दी है 0.8, 4 की वैल्यू दे दी है, सॉरी W की वैल्यू दे दी है 4 माइक्रोमीटर, एंड अगेन दे हैव सेट कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन निगलेक्ट करें, दैट सिंपली मीन्स के सैचुरेशन में करंट आपका कांस्टेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात जो कुछ भी डाटा में आपको गिवन है, यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। अच्छा, R फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात करना क्या होगा, R फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ का वोल्टेज पता हो तो मैं क्या करूँगी, 3 माइनस VD डिवाइडेड बाय दिस R इज इक्वल टू द करंट ID जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो सबसे आसान काम क्या है कि मैं किसी तरह से ये VD जो है वो मुझे पता हो, VD मुझे पता चल जाएगा तो 3 माइनस VD डिवाइडेड बाय R करूँगी इज इक्वल टू ID की भी वैल्यू मुझे गिवन है, R की वैल्यू निकल आएगी। बट द थिंग इज दिस VD इज नॉट गिवन। ये न्यूमेरिकल, दिस न्यूमेरिकल सीम्स क्वाइट सिमिलर टू द न्यूमेरिकल दैट वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज के VD मुझे फाइंड करना है। एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो नोटिस दैट द गेट टर्मिनल हेयर इज शॉर्टेड विद द ड्रेन टर्मिनल, दैट मीन्स VD एंड VG बोथ आर सेम फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो ड्रेन वोल्टेज है वही गेट वोल्टेज है। ओके, एक बात और पता चली। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये ड्रेन या जो गेट वोल्टेज मिलेंगे मुझे किस फॉर्मूला से मिलेंगे। मुझे पता है कि ये करंट की इक्वेशन से ही निकल आता है, क्योंकि करंट की ही इक्वेशन में VD और VGS वगैरह की टर्म्स होती हैं। तो मैं जो हूँ वो किसी तरह से करंट की इक्वेशन अगर यूज़ करूँ तो बाकी सारे पैरामीटर्स मुझे गिवन नज़र आ रहे हैं, करंट की इक्वेशन में से VD VG निकल आएगा। बट अगेन द क्वेश्चन इज़ विच करंट इक्वेशन इज़ टू बी यूज्ड। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सैचुरेशन की यूज़ कर लूँ, क्योंकि ट्रायोड की यूज़ कर लूँ, क्योंकि सैचुरेशन में तो VD है ही नहीं, क्योंकि इसका कुछ और इससे कुछ और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है क्या। तो अब चूंकि मुझे करंट की इक्वेशन यूज़ करनी है और मुझे नहीं पता कि ड्रेन और का जो वोल्टेज है, ये जो गेट का वोल्टेज है करंट इक्वेशन से तो निकल आएगा, लेकिन कौन सी करंट इक्वेशन से निकलेगा, चूंकि मुझे ये नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी फाइंडिंग द मोड ऑफ ऑपरेशन, एंड फॉर मोड ऑफ ऑपरेशन वी आर अगेन यूजिंग द सेम प्रोसीजर कि VDS VGS माइनस VT मैंने दोनों साथ में लिख लिए। मैंने VDS को VD माइनस VS लिख लिया, VGS को VG माइनस VS लिख लिया, माइनस VT एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब क्या किया, चूंकि स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन ड्रेन और गेट वोल्टेज आपस में शॉर्टेड है और सेम है, सिर्फ इस न्यूमेरिकल की बात हो रही है, तो जहाँ VD है मैं वहाँ VG लिख सकती हूँ, जहाँ VG है आई कैन राइट VD। तो मैंने VD की जगह VG लिख दिया माइनस VS एज इट इज़, VG माइनस VS माइनस VT। अब जब मैंने इसमें से सिमिलर टर्म्स को कैंसिल आउट किया तो VS से VS कैंसिल हो गया और VG से VG कैंसिल हो गया। तो यहाँ तो जो दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, आई एम लेफ्ट विद अ ज़ीरो। यहाँ पे बचा माइनस VT और VT जो है वो 0.6 है, 0 इज़ ग्रेटर देन माइनस 0.6। तो मुझे पता चल रहा है कि ये लेफ्ट हैंड वाली जो साइड है VDS वो बेसिकली बड़ा हो रहा है और राइट हैंड वाली साइड माइनस VT की जो टर्म है ये छोटी हो रही है। तो दिस एक्चुअली मीन्स सैचुरेशन रीजन फॉर अ मॉसफेट। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब कभी भी मॉसफेट का ड्रेन या गेट आपस में शॉर्ट होंगे, गेट और ड्रेन, तो मोड ऑफ ऑपरेशन आप कभी भी कैलकुलेट करेंगे वो सैचुरेशन ही आएगा। क्यों आएगा कि दायरा है VD और VG की जगह, दोनों की जगह VG की जगह VG लिखा, VD की जगह भी VG लिखा, तो यकीनन ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट होके इस साइड पे 0 बचेगा, हमेशा सैचुरेशन ही आ रहा होगा। तो एक बात अब हमें यहाँ पहले से पता चल गई, व्हेन एवर द गेट एंड द ड्रेन टर्मिनल ऑफ एनी मॉसफेट आर शॉर्टेड टुगेदर, जब उसको शॉर्ट कर दिया जाता है तो चाहे रजिस्टर बीच में हो ना हो, दोनों का ड्रेन और गेट वोल्टेज बराबर होता है और उस मॉसफेट का रीजन ऑफ ऑपरेशन हमेशा सैचुरेशन ही निकलेगा। कैसे निकलेगा वो भी हम यहाँ देख चुके हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस cumbersome analysis over here, जो आप इतनी टीडियस एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी हर कोई टीडियस नहीं है, आपने ये करके शो करना ये बता दें, लेकिन जब भी ड्रेन और गेट आपस में शॉर्टेड होते हैं हम मोड ऑफ ऑपरेशन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या, हम उसके लिए पूरी एनालिसिस नहीं करते VDS VGS माइनस VT वाली। व्हाट वी डू, वी से कि VG और VD बराबर हैं, ठीक है,
VD को साइड पे ले गए तो मैं कहती हूँ VG माइनस VD 0, VG माइनस VD को मैं क्या लिख सकती हूँ VGD। तो फिर मैं एक लफ्ज़ लिख सकती हूँ कि चूँकि MOSFET का VGD 0 है तो MOSFET सैचुरेशन में ऑपरेट कर रहा है। जब कभी भी गेट और ड्रेन आपस में शॉर्ट नज़र आए तो आपकी चॉइस है कि या तो जो मैंने पिछले पेज पे मेथड दिखाया मोड ऑफ ऑपरेशन का, आइदर यू अडॉप्ट दैट मेथड और यू डायरेक्टली राइट सिंस VGD इक्वल टू 0, चूँकि गेट ड्रेन के दरमियान का डिफरेंस 0 है, मॉसफेट सैचुरेशन में काम कर रहा है। यू कैन राइट जस्ट वन लाइन ओनली। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया दैट द MOSFET इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन, आई एम नाउ यूजिंग द करंट इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन रीजन। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करती जा रही हूँ। प्लीज़ अगेन नोट के ये जो N है, COX है, VGS है, GS है, VT है, दे ऑल आर इन सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ID का ये जो D है ये सबस्क्रिप्ट में है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि इन सबको मैं बार बार सबस्क्रिप्ट में लाऊं। तो सो ID आ गया 80 माइक्रो, इट इज़ गिवन 1/2 एज इट इज़ आ गया। म्यू एन COX की वैल्यू आपको गिवन है 200 माइक्रो, W आपको गिवन है 4 माइक्रो, L की वैल्यू आपको गिवन है VGS। अब सवाल ये है कि मुझे तो बेसिकली ड्रेन वोल्टेज चाहिए, मैं VGS की चीज़ को कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा क्लियर पता है कि इस न्यूमेरिकल में जो गेट वोल्टेज है वही ड्रेन वोल्टेज है। अगर मैंने गेट वोल्टेज फाइंड कर लिया दैट विल ऑल्सो सर्व एज द ड्रेन वोल्टेज फॉर मी। ठीक है, ये मेरा ड्रेन वोल्टेज आ गया, तो मैं VGS ही रखती हूँ। जब एंड में मेरे पास वैल्यू निकल आएगी मैं उसको कह दूँगी कि ये VD भी है। ठीक है, आई एम पुटिंग ऑल द वैल्यूज़। और मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि चाहे मैं VG फाइंड कर रही हूँ या VS फाइंड कर रही हूँ, नेवर ओपन इट अप टिल द लास्ट स्टेप। तो VGS माइनस 0.6 होल स्क्वायर 0.16 वोल्ट के 0.16 के बराबर आ रहा है। जब रूट लिया आपने इसका तो ये प्लस माइनस 0.4 हो गया। दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। अगर VGS माइनस 0.6 प्लस 0.4 होगा तो VGS की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर VGS माइनस 0.6 माइनस 0.4 होगा तो VGS की वैल्यू आ जाएगी 0.2 वोल्ट। अगेन नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ VGS अवेलेबल ओवर हियर। You can easily see that this value of VGS is greater than the threshold, I'm sorry, it is smaller than the threshold voltage, so we will be neglecting it and we will consider VGS equal to 1 volt as the correct value. VGS की वैल्यू अब मुझे पता चल गई, VGS की वैल्यू 1 है। इसको एक्सपेंड कर लिया, VG माइनस VS इक्वल टू 1। सोर्स वोल्टेज यहाँ कितना है, यहाँ सोर्स वोल्टेज मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। सोर्स को मैंने 0 रखा, VG की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। यही जो VG की वैल्यू है वो दरअसल बेसिकली ड्रेन वोल्टेज की भी वैल्यू है, मैंने आखिरी के स्टेप में लिख दिया। अगले स्टेप में मैंने क्या कहा, ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ लगाया 3 माइनस VD ओवर R इज इक्वल टू ID, यही मैंने लिखा है यहाँ 3 माइनस VD ओवर R इज इक्वल टू ID। VD की वैल्यू 1 है, R को मैं उस तरफ ले गई, ID को नीचे ले आई हूँ। ID की वैल्यू 80 माइक्रो है, R की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 किलो ओम्स। सो हियर वी कंप्लीट अवर न्यूमेरिकल। Okay, one thing related to last numerical is that whether we have a resistor present between the gate and the drain terminal and whether we do not have a resistor present between the gate and the drain terminal। मतलब गेट और ड्रेन टर्मिनल जब आपस में शॉर्ट हों तो चाहे यहाँ रजिस्टर ना लगा हुआ हो या चाहे यहाँ रजिस्टर लगा हुआ हो, दोनों केस में ड्रेन और गेट का जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इस ब्रांच के अंदर ना कोई करंट नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो सपोज़ करें कि मैं कहूँ कि ये ड्रेन वोल्टेज है और मैं कहूँ सपोज़ करूँ कि ये गेट वोल्टेज है, तो मैं कहूँगी कि ड्रेन वोल्टेज में से कुछ ना कुछ ड्रॉप इस रजिस्टर में होगा, बराबर होगा वो किसके, गेट वोल्टेज के। लेकिन क्या इस रजिस्टर में कुछ ड्रॉप होगा? इस रजिस्टर में कुछ ड्रॉप इसलिए नहीं होगा क्योंकि V इक्वल टू आई आर इसके ड्रॉप की इक्वेशन होगी। इसका I इस रजिस्टर का 0 है। क्यों 0 है? कि इस गेट की ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं। तो मैं अगर कहूँ कि ड्रेन वोल्टेज माइनस द ड्रॉप ऑफ दिस रजिस्टर इज इक्वल टू गेट वोल्टेज, तो इस रजिस्टर का कोई ड्रॉप है ही नहीं क्योंकि इसका करंट 0 है, तो ड्रेन और गेट वोल्टेज अभी भी बराबर ही होंगे।
एक बात आपको पता चली वो ये कि whether we have a direct connection between the gate and the drain, or whether we have a resistor in between the gate and the drain, दोनों केसेस में गेट और ड्रेन वोल्टेजेस बराबर रहते हैं, क्योंकि गेट का करंट जो है वो मॉसफेट में ज़ीरो होता है. ठीक है. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग अवर रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर.